देखो हम लोग का क्या क्वेश्चन है। हम लोग पिछले क्लास डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे। दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, उसके बाद हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तो वे सारे हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे। तो उसी तरह से ये भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या बोल रहा है कि इफ स्मॉल ए वेक्टर इक्वल टू ये वैल्यू दिया हुआ है एंड स्मॉल बी वेक्टर इक्वल टू ये वैल्यू दिया हुआ है, देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। याद रखा कि दो वेक्टर का सम भी एक वेक्टर होता है, दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही होता है। तो ये भी एक वेक्टर है, बस इसका वैल्यू इस सब से कुछ अलग होगा, इसका वैल्यू भी क्या होगा, इस दोनों से कुछ अलग होगा। तो इस ये वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करें। तो हम लोग पिछले क्लास सीखे थे कि कोई भी दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन वेक्टर्स आर स्मॉल ए क्या है, आई प्लस 2j और माइनस 3k, कॉमा बी वेक्टर इक्वल टू 3i और माइनस j प्लस 2k, समझे ना। तो इसीलिए 2a प्लस v वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, तो 2a मीन्स a को 2 से गुना कर दो, a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i, 2 2 जा 4j और 2 3 जा माइनस 6k और प्लस b का वैल्यू क्या है 3i माइनस j और प्लस 2k। तो फाइनली अब इक्वल क्या होगा मेरा 2i और 3i, कितना हो जाएगा 5i और 4j माइनस j प्लस 3j और माइनस 6k और हाँ दिया माइनस 4k। तो क्या है, ये भी तो एक वेक्टर ही आया, बस उसका वैल्यू कुछ अलग है। एंड और लास्ट में हम लोग लिख देंगे a प्लस 2b। तो इसमें क्या लिखना है कि a का वैल्यू को पहले लिखो क्या है i प्लस 2j और माइनस 3k, उसको प्लस करके दो गुना करके b का दो गुना करेंगे तो 6i माइनस 2j और प्लस 4k। तो कितना हो जाएगा i और यहाँ 6i, टोटल 7i, यहाँ 2j और यहाँ माइनस 2j तो हट गया। और आप लिख सकते हैं, ऐसा आपको इच्छा है तो 0 इंटू j लिख सकते हैं। और k का वैल्यू क्या है प्लस k। चलिए ये आ गया मेरा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। तो हम लोग यहाँ लेट कर लेंगे कि थीटा जो है वो एंगल है, थीटा इज एन एंगल, लिख लेते हैं थीटा इज एन एंगल बिटवीन 2a प्लस b एंड a प्लस 2b। देन तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 2a प्लस b डॉट a प्लस 2b बाय मोड ऑफ 2a प्लस b और मोड ऑफ a प्लस 2b। लो तो हम लोग इस सब का वैल्यू हम लोग को पता है, कॉस इनवर्स 2a प्लस b, 2a कहां पर है 2a प्लस b कितना आया वैल्यू 5i प्लस 3j माइनस 4k डॉट a प्लस 2b का वैल्यू क्या है 7i प्लस 0 इंटू j और प्लस k और डिवाइड में इसका मोड और इसका मोड, मतलब ये इसका मोड कैसे निकलेगा अंडर रूट 5 का 25 9 और 16 और इसका 49 और प्लस ये तो 0 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ कॉस इनवर्स, अब इसमें जब डॉट होगा तो इसको इससे 7 बच्चे 35 और बीच वाला से तो 0 हो जाएगा और साइड वाला को 4 1 जा 4 माइनस 4 और डिवाइड में ये कितना देगा अंडर रूट 50 और ये भी देगा अंडर रूट 50। तो हम लोग को क्या मिलेगा कॉस इनवर्स, ऊपर में मिला हम लोग 31/50, यही मेरा आंसर हो गया है, ये मेरा आंसर हो गया, समझ में आया।
तो उसके बाद जो बोला सो दैट इतना एंड इतना ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो आप ऑर्थोगोनल दिखाना चाहते हैं तो आराम से दिखाइए, और नहीं तो आप क्या कीजिए, देखिए आप नहीं सकेगा तो हम 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में 2 में हम लिख देते राइट a प्लस बी का वैल्यू। a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा जी? a को b से प्लस कीजिए तो i और 3i कितना हो जाएगा? 4i। फिर j और j को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्लस j। और इसको इससे प्लस करेंगे तो माइनस के। चलिए एंड एक क्या लेंगे? a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब a को b से माइनस करें तो इसको इससे माइनस करेंगे तो देखो i और माइनस 3i माइनस 2i हो जाएगा, होगा। फिर j को यहाँ 2j और यहाँ माइनस j, तो माइनस प्लस j हो जाएगा, प्लस 3j प्लस 3j और माइनस 3j और ये माइनस 2 माइनस 5 ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए a प्लस बी और डॉट a माइनस बी का डॉट वैल्यू निकालते हैं पहले। तो डॉट वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू को रखेंगे पहले, लिखेंगे 4i प्लस j और माइनस k डॉट। अब इसका वैल्यू को रखेंगे तो माइनस 2i प्लस 3j और माइनस 5k। तो डॉट में आप लोग जान ही रहे कि डॉट कैसे होता है, i का कोएफिशिएंट को i के तो 4 दूनी 8 माइनस 8 हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3 और ये माइनस माइनस प्लस 5। फाइनली क्या मिला आपको? 0 मिला। तो जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर का डॉट यदि 0 आता है तो दोनों क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 0 आया है, इसीलिए a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, है ना? समझ में आया ना? देखो हम लोग यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। हालांकि ये क्वेश्चन तो और आसान है। बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b वेयर a का वैल्यू दे दिया है मोड a मोड b और a डॉट b सब कुछ निकाल के दे दिया, ओनली हम लोग को फॉर्मूला में रखना है। हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे गिवन दैट मोड a कितना है 2 कॉमा मोड b कितना है 1 और यहाँ पर एंड लिख देते हैं a डॉट b इक्वल टू √3 हो गया। तो हम लोग ले थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b। स्मॉल a और स्मॉल b के बीच का एंगल को क्या माना है? थीटा माना। तो इसीलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या? कॉस इनवर्स a डॉट b बाय मोड a इंटू मोड b। तो कॉस इनवर्स a डॉट b का वैल्यू क्या है? √3 बाय a का 2 और इंटू 1। तो फाइनली इसका वैल्यू हम लिखेंगे कॉस इनवर्स √3/2। और आप लोग हम बोले थे ना कि कॉस इनवर्स जैसे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, उसी तरह ये उल्टा। तो √3/2 कॉस कितना डिग्री का वैल्यू में आता है? 30 डिग्री में। तो दोनों के बीच का एंगल को हम यहाँ क्या बोलेंगे? 30 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होता है? 30 डिग्री होता है, समझे ना? चलिए तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर हो गया। उसके बाद ये हम लोग का क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल विच द वेक्टर a मैच विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब तीनों एक्सिस। तो आप बताइए कि a तीनों एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बना रहा है। तो आप लोग अदर मेथड से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यहाँ पर हम लोग यूज करें तो हम लोग जो पढ़े थे डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे। डायरेक्शन कोसाइन क्या बताता है कि जिस कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। मान लो एक्स एक्सिस से वो अल्फा बनाया तो कॉस अल्फा को डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। तो हम लोग इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले
गिवन वेक्टर इज क्या है, a इक्वल टू 3i माइनस 6j और 2 एंड लिख देते हैं सीधा मोड ए का भी, इसका भी बहुत जरूरत पड़ेगा है ना। मोड ए मतलब क्या होगा, अंडर रूट 9 प्लस 36 और प्लस 4 कितना आ गया, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आएगा ना। चलिए तो हम लोग जानते हैं, देखो कि तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए आर क्या क्या होगा जी, हम लोग पढ़े थे 3/7 होगा मोड उसका, फिर -6/7 और 2/7, ये होगा डायरेक्शन कोसाइन। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा कोमा गामा आर एंगल्स मेड बाय ए with coordinate axis respectively, मतलब क्रमशः, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। ये एंगल बनाया गया किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे, 3/7 लिखेंगे, हाँ, कॉमा कॉस बीटा को क्या लिखेंगे, -6/7 और कॉस गामा को 2/7। तो हम लोग मान रहे हैं कि ए जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया है, तो इसीलिए अल्फा का वैल्यू कितना होगा, कॉस इनवर्स 3/7, समझे ना। फिर बीटा का बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -6/7 और गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2/7। ये हो गया आंसर। मतलब ए जो है, ए वो एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ इतना और जेड एक्सिस के साथ इतना। ये हम लोग कंसेप्ट कहां से लिए, डायरेक्शन कोसाइन। याद रखना कि किसी भी वेक्टर का यदि डायरेक्शन कोसाइन पता है तो हम लोग उस वैल्यू से हम लोग वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ये आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं, समझे ना। अभी आप लोग ऐसा भी बना सकते हैं कि कोई बोल देगा कि एक लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ बोल देगा मान लो कि 135 बनाया और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाया, कुछ बोल देगा ऐसे। तो आपको बोलेगा इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं, तो एंगल देगा तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन कोसाइन देगा तो एंगल, समझे ना। वाइस वर्सा दोनों एक दूसरे से फाइंड हो सकते हैं, समझे कि नहीं। चलिए इसको लिखिए, देखो हम लोग का ये क्वेश्चन है, सो दैट द वेक्टर ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब आप दिखाइए कि ये जो वेक्टर ए है वो इक्वली इंक्लाइंड मतलब होता है झुकना, मतलब ये जो वेक्टर है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल मतलब बराबरी रूप से झुका हुआ है। मतलब ये जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से समान एंगल बनाया है। कितना एंगल बनाया है, झुकना मतलब एंगल का मतलब किससे, झुकाव से, समझा ना। तो वही हमको प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड किया हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है और ये जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। और आपको जब भी ये निकालना हो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाया, जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाया, तो सबसे आसान है आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। क्या निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है एक्सिस से बना हुआ एंगल का, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट a vector equal to I plus j plus k, given that a equal to I plus j plus k। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए डायरेक्शन, यहाँ पर देयरफॉर हम लोग लिख लेते हैं, मोड ए का जरूरत पड़ेगा, नीचे कितना होगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए आर क्या क्या होगा,
हाँ 1/√3, क्योंकि i के गुना में जो रहेगा j के गुना में भी जो रहेगा 1/√3 और k के गुना में भी 1/√3। चलो अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए मैक्स एंगल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली, है ना। अब हम मानते हैं कि ये जो ए है वो अल्फा एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, ए जो है वो बीटा एंगल बनाया वाई एक्सिस के साथ, ये जो ए है वो गामा एंगल बनाया जेड एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली, समझे ना। तो इसीलिए कॉस अल्फा को ही हम बोलेंगे क्या 1/√3, कॉमा बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे सॉरी हम लोग यहाँ बोलेंगे कॉस बीटा को क्या बोलेंगे 1/√3, और कॉस गामा को भी हम लोग क्या बोलेंगे 1/√3। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3 और बीटा को भी कॉस इनवर्स 1/√3 और गामा को भी कॉस इनवर्स 1/√3। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इक्वल आया तीनों। तो सोच के देखो कि ये क्या था एक्स एक्सिस और ए के बीच का एंगल, ये क्या था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ए का बीच का एंगल, और ये क्या था जेड एक्सिस और ए के बीच का एंगल। तो जेड एक्सिस ए के बीच का एंगल, जेड वाई एक्सिस और ए के बीच का एंगल और एक्स एक्सिस और ए के बीच का एंगल तीनों इक्वल है। तो इसका मतलब ए जो है वो तीनों के साथ मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या है इक्वली इंक्लाइंड है, समझे ना। तो हम लास्ट में देयरफॉर स्मॉल ए इज इक्वली इंक्लाइंड with coordinate axis, hence proof। समझे ना। चलिए देखो इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग अपना दिमाग से हम लोग समझते हैं कि क्या चीज है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर हम लोग प्रभाव के हिसाब से सोचेंगे। प्रभाव मतलब सोच के देखो कि लो ये एक जमीन है, मान लो तुम एक छत बनाया है, इस तरह का छत को बना के छोड़ दिया है, तो इससे तुमको कितना जमीन का कवर होगा या तुमको कितना प्रभाव पड़ेगा यहां से लेके यहां तक, होगा कि नहीं होगा। ये मान लो ए वेक्टर है और ये नीचे वाला वेक्टर क्या है पी वेक्टर है। तो ये मान लो ओ है, ये है एम है, ओ नहीं लेगा तो दूसरा कुछ ले लो एनएम ले लो। तो हम लोग एनएम को क्या बोलेंगे जानते हो, एनएम जो लेंथ ऑफ एनएम होगा, जो हम लोग का एन एम जो होगा उस एन एम का वैल्यू को ही हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मतलब उसका कितना प्रभाव पड़ा, इस ए के कारण यहां पर हमको कोई डिस्टरबेंस होगी, ए के कारण यहां पर कोई डिस्टरबेंस होगा, या ए के कारण हमको यहाँ कोई फायदा होगा। छत बनाए यहाँ तो हमको धूप से बचत मिलेगी, यहाँ बारिश से बचत यहाँ मिलेगा, यहाँ थोड़ी मिलेगा। तो हम लोग को किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर कितना प्रभाव हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो आपको क्या दो वेक्टर दे देगा तो आप बता सकते हैं कि इसको इसमें कितना प्रभाव है और उसका इसमें कितना प्रभाव है, समझे कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला फाइंड करते हैं। चलिए हम लोग फॉर्मूला फाइंड करते हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले एक वेक्टर लेते हैं ये ए और एक वेक्टर लेते हैं बी। बी को बहुत ज्यादा लंबा ले लिया उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आप सोचिए कि ये ए वेक्टर का असर यहीं तक होगा, ए का जितना हम लोग लेंथ लिए हैं और बी इतना दूर तक है, तो हम लोग का ए का असर बी में कहां से कहां तक पड़ेगा, यहां से लेके एम तक। इसको एन मान लेते हैं, कोई दिक्कत, इसको कुछ मान लो पी मान लो, समझ में आया। ये वेक्टर है ये भी वेक्टर है।
तो हम लोग चाहते हैं कि यहां पर आप बताइए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो है वो किसके इक्वल है, एम एन के इक्वल है। ए का असर बी पर कितना है, एम, हाँ एन एम। तो आप बताइए कि हम इस एंगल को ऐसे हम थीटा मान लिए, क्या मान लिए, थीटा मान लिए। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू, यहां लिख देते हैं फ्रॉम ट्रायंगल पी एन एम या पी एम एन, पी एम एन। इस ट्रायंगल से हम लोग यदि डिस्कस करेंगे तो cos थीटा का वैल्यू तुम कितना लोगे। cos थीटा क्या होता है, हम लोग इसका लेंगे बेस एन एम बाय उसका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है, पी एन, क्या है, पी एन। तो आप बताइए कि हम लोग एन एम के बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एन इंटू कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, पी एन इंटू, पी एन को इधर इंटू कर दिए। आप बताओ कि एन एम या एम एन एक ही चीज हुआ, तो इसके जगह हम भर सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू क्या होगा, पी एन इंटू कॉस थीटा। तुम बताओ कि पी एन मतलब क्या, एक प्रकार से मोड ए नहीं होगा, मोड ए मतलब क्या होगा, ए का लंबाई, मोड ए मतलब ए का लंबाई, और पी एन मतलब भी तो ए का लंबाई है। तो हम लोग इतना भर दिया और कॉस थीटा। चलो अब बताओ कि हम मोड ए अपने से मोड बी इंटू दिए और ये कॉस थीटा है, तो अपने से मोड बी का डिवाइड भी दे सकते हैं। मोड बी कटेगा तो बचेगा क्या, जो ऊपर में था जो इधर था वही उधर है। अब आप बताइए कि ऊपर में 1 2 3 इस तीनों फैक्टर से हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, मोड ए मोड बी और कॉस थीटा, और थीटा क्या है, दोनों के बीच का तो एंगल है ही। तो हमको तो आराम से इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं, मोड ए मोड बी और कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, और बाय में मोड बी। तो हम लोग का ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये फाइंड करने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला यूजफुल होगा, ए डॉट बी बाय मोड बी, ए डॉट बी बाय मोड बी। तो आपको कोई बोलेगा, कोई भी दो वेक्टर का वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालें, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, ए डॉट बी का, मतलब जो दो को वेक्टर देगा दोनों का डॉट का जरूरत, और नीचे बी का मोड। तो हमको कोई दो वेक्टर देगा तो डॉट निकालने हम लोग पहले सीखे और मोड निकालने भी पहले सीखे, बस ये फॉर्मूला नया सीखे। और आपको याद रखना पड़ेगा कि ए ऑन बी दिया तो बी नीचे आया, यदि बी ऑन ए देगा तो यहाँ ए नीचे आएगा, ऊपर ए डॉट बी है तो बी डॉट ए आएगा। तो हालांकि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही होता है, इसलिए ऊपर में आप बदलाव करें चाहे ना करें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए फॉर्मूला। यदि आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो आप बस ऊपर में ए डॉट बी ही रहने दीजिए और नीचे मोड ए कर दीजिए, मोड ए कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक फॉर्मूला हो गया है ना। हालांकि दोनों एक ही फॉर्मूला याद रखें आराम से। चलिए देखो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहा है कि लेट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ए ऑन बी और क्वेश्चन नंबर 2 में बी ऑन ए। तो अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन वेक्टर्स आर। ए इक्वल टू क्या है, 2i प्लस 3j और प्लस 2k, एंड b इक्वल टू क्या है, i प्लस 2j प्लस k। गिवन वेक्टर्स आर ए एंड बी इतना, तो देयरफॉर आप a डॉट b निकाल ही लीजिए। a डॉट b मतलब i को, i का कोएफिशिएंट है 2 1 जा 2 प्लस 6 2, कितना हो गया 10। और मोड ए निकालू, अंडर रूट ए में देखो i का कोएफिशिएंट 2 4, 3 का 9 और 2 का 4, कितना आएगा अंडर रूट 4, कितना आ जाएगा 17,
और फिर मोड भी निकाल लो, एक बार हम लोग का यूज हो जाएगा। मोड भी अंडर रूट ए का 1, 2 का 4 और फिर 1 अंडर रूट 6। तो यहाँ लिखेंगे तो एक नंबर में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, ए डॉट बी बाय मोड बी। ए डॉट बी का वैल्यू कितना है 10 और बाय अंडर रूट 6। अब यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर अंडर रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 रूट 6 बाय 6। 10 5 2 5 जा एंड 3 5 जा, सॉरी 3 2 जा, कितना हो जाएगा ऊपर में 5 अंडर रूट 6 डिवाइड 3, इतना आंसर, समझे ना। फिर 2 नंबर पे हम लोग क्या बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर में ए डॉट बी रखो और बाय में मोड ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का 10 और मोड ए का अंडर रूट 17। और आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर यहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई करना कंपलसरी नहीं समझे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 17 रहेगा जो भी कटेगा नहीं कुछ, समझे ना। तो आपको प्रोजेक्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं।